क्या S-500 हमें मिलेगा या नहीं? ये बहुत बड़ी न्यूज़ या जैसे बहुत हैरान करने वाली या बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। अभी S-500 तक के ना हम लेने की स्थिति में पहुंचे हैं और ना वो बेचने की स्थिति में पहुंचे हैं। जो वेस्ट में था कि अगर F-35 या जो मॉडर्न जेट्स जो 4.5 जनरेशन कोई बोल देता है या जो 5th जनरेशन जेट्स है, उनको अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा है तो वो S-400 ही माना गया हमेशा से। इंडिया के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उनको पे नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। रूस के साथ डॉलर ट्रेड पे यूएस ने सैंक्शन लगा लगाया। दिया। 2017 में यूएस एक काटसा करके एक वो कानून लेके आए कि जो भी यूएस के दुश्मनों के साथ जो डील करेगा हाँ। है ना, उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। अब फिर उसमें बड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ कि हमारी बात रशिया से लॉक हो चुकी थी। जो S-500 के साथ प्रॉब्लम है Su-57 के साथ आएगी, है ना। सब सप्लाई चेन वाली प्रॉब्लम, यूक्रेन वाली प्रॉब्लम। यूरोप में भी लोग बिल्कुल ऐसा लाइव ब्लॉग देखेंगे क्या क्या हो रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन में क्या बात होती है। वो लोग हमारे मुंह से रूस के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप ये S-400 क्यों लेते हो, हमसे थार्ड लेके जाओ, है ना, पेट्रियट लेके जाओ। सोवियत संघ का पतन हुआ, कांग्रेस की सरकारें आई और गई और अभी भाजपा की सरकार है। बट इन सब के बीच में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है भारत और रूस की दोस्ती। 1971 की जंग हो, स्पेस इक्विपमेंट्स हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, S-400 से लेकर कोई भी चीज़ हो, भारत और रूस की दोस्ती परमानेंट है। इसी देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। कई मेंबर्स के डेलीगेशन के साथ वो भारत आए हैं। क्यों अहम है ये दौरा? भारत और रूस के डिफेंस कॉर्पोरेशन में क्या होगा इस बार, और क्या इस बार हमें S-500 मिल सकता है या नहीं, इसी के बारे में चर्चा होगी आज के फौजी के एपिसोड में। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। अब राष्ट्रपति पुतिन आ चुके हैं भारत और ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तो यूएस का प्रेशर लगातार ही रहा है इंडिया के ऊपर, सैंक्शंस के बारे में बातचीत होती रही है, पर फिर भी भारत जो है उस प्रेशर के पीछे नहीं आया है। मतलब कि कहा जाए कि उनके ऊपर वो प्रेशर जो उन्होंने बनाया हमारे ऊपर, बट हमने रूस के साथ कोई भी अपना जो बोलते हैं ना दोस्ती, उसको उसमें खटास नहीं आने दी किसी भी तरह की। रूस ने मतलब रेलोस जो एग्रीमेंट है वो पहले जो है साइन कर लिया, बहुत देर से 2019 से ये डिले होता आ रहा था। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये एग्रीमेंट। देखिए, रिलॉस एक बहुत समझने में बड़ी आसान चीज़ है। रिलॉस का फुल फॉर्म है इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो फुल फॉर्म से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। हिंदुस्तान ने यूएस के साथ में 3 फाउंडेशनल पैक्स किए थे, है ना। लेमुआ कासा, कॉमकासा उसको बोलते हैं। तो 3 फाउंडेशनल पैक्स में ये था कि अगर यूएस का आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो उनके साथ आपको 3 तरह की डील्स करनी होती थी। तो उसमें से जो लेमुआ था वो लॉजिस्टिक्स के बारे में था कि यूएस और इंडिया एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स में हेल्प मांग सकते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प लॉजिस्टिक्स में करेंगे, है ना। लॉजिस्टिक्स क्या हुए, मान के चलिए यूएस का कोई शिप हिंदुस्तान के इंडियन ओशन रीजन में है तो उसको रिफ्यूल करने यूएस वापस नहीं जाना पड़ेगा, वो इंडिया के किसी पोर्ट पर आ सकते हैं। या उनका कोई एयरक्राफ्ट पास हो रहा है, उसको किसी रिपेयर की, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो लेमुआ के थ्रू एक हमसे हेल्प मांग सकते हैं और वो लैंड करेगा और यहीं पे उनकी हेल्प हो जाएगी। और लाइकवाइज यही ट्रीटमेंट अगर हम पैसिफिक में कभी होते हैं या हम दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में होते हैं जहां यूएस का कोई बेस है तो हमको भी यही सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये लेमुआ है, ये लेमुआ का ही भाई है रिलोस, है ना। भाई कह लीजिए, बहन कह लीजिए, मैं किसी को बुरा नहीं लगाना चाहता, है ना। तो रिलोस एक इसी तरह का अरेंजमेंट होगा विथ रशिया। और रूस बड़े टाइम से चाहता था कि इंडिया के साथ में ये हो जाए और उसका कारण ये है कि देखिए रूस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ऊपर, है ना, आर्कटिक के पास है वो कंट्री और इसलिए बड़ी ठंड भी होती है। तो समंदर तो उनको लगा हुआ है पर वो समंदर जमा रहता है, तो उसके लिए भी उन्होंने आइस ब्रेकर्स रखे हैं। उनके पास सबमरीन से जो आइस पॉकेट्स के नीचे से चलती हैं। उनके पास वार्म वाटर पोर्ट्स की बड़ी कमी है, जो यूक्रेन के पीछे पड़ा है उसका बड़ा एक रीज़न है कि उनके पास ऐसे पोर्ट्स एक दो गिनती के हैं जहां पे समंदर फ्रीज नहीं होता है। तो समंदर फ्रीज नहीं होगा तभी तो आपके शिप्स, आपकी नेवी जो एक्सपीडिशनरी फोर्स है। फिर मैं एक बड़े रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन,
उनकी बात में सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि परमानेंट 5 जो 5 बड़ी कंट्रीज हैं, सिर्फ रूस, जो परमानेंट 5 मतलब यूएस, यूके, चाइना, है ना, फ्रांस, वो जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से सिर्फ रूस ही एक ऐसा है जिनके पास में इंडियन ओशन रीजन में कोई पोर्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो इसलिए रिलॉस में रशिया का इंटरेस्ट ये था कि अगर ये इस तरह का समझौता इंडिया के साथ हो जाएगा तो एक तो इंडियन ओशन का एक आपको एक्सेस आ गया उनकी नेवी के लिए, है ना। लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसा मैंने आपको अभी यूएस वाले एग्जांपल से बताया, जो हमको लेमोआ में जो हमारा यूएस के साथ दोस्ती है, वो हमारी रिलॉस से रूस के साथ में हो जाएगी दोस्ती, तो रूस का बेनिफिट आ गया। दूसरी ये चीज़ है कि इंडिया को भी आर्कटिक में अगर हम कभी मिशंस करते हैं आने वाले फ्यूचर में, आर्कटिक अंटार्कटिक दोनों जगह साइंटिफिकली भी बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं या एक्सप्लोरेशन है, कल को ट्रेड रूट्स अगर बन जाएंगे वहाँ पे, अगर पोलर कैप्स पिघलती हैं, है ना, तो उस स्थिति में इंडिया के स्टेक्स भी वहाँ पे बढ़ेंगे, तो अगर हम डिप्लॉय करेंगे तो हमको भी मिलेगा हेल्प। एक बड़ी महीन बात जो संदीप पुनितन कहते हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इंडिया में स्पेशली नेवी में, है ना, बड़ा रशियन हार्डवेयर रहा है ना। उसमें आपके वो टाबर क्लास के जो हमारे फ्रिगेट्स हैं, फ्रिगेट्स मतलब छोटा छोटा, मतलब मैं कंपैरेटिवली छोटा कह रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा जहाज़ होता है। फ्रिगेट्स हैं हमारे पास टाबर क्लास की, वो रशियन ओरिजिन हैं। और हमारे जो राजपूत क्लास के हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं वो रशियन ओरिजिन हैं। और क्योंकि ये रशियन ओरिजिन है, और अगर हमको और रूस के साथ ही हमारा एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हो रहा है, तो हमको इनके रखरखाव में एक अच्छा एज मिल जाएगा, है ना। विक्रमादित्य हमने रूस से लिया है, विक्रांत में हमने ऑब्वियसली एक ग्लोबल लेवल पे हमने बेस्ट ऑफ एवरीवेयर हमने लेने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी कुछ, जैसे जो एविएशन कॉम्प्लेक्स है आईएनएस विक्रांत का, वो रशियन है, तो इसका फ़ायदा नेवी को है। और फिर बाकी फोर्सेस में भी आपका रशियन इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे ये काम पड़ सकता है। मतलब मेरा ये पूछना है कि क्या ये सिर्फ नेवी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या फिर ग्लोबल नेवल नेवी का पास? एग्जाम्पल मैंने दिया आपको क्योंकि वहाँ ज़्यादा कॉमनैलिटी है ना। सेम चीज़ अब जब रिलॉस आपके लिए हुआ है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एयर एसेट्स के लिए भी ये होगा, एयरफोर्स के लिए भी होगा, है ना, आर्मी के लिए भी होगा। लेकिन नेवी बाय नेचर एक ऐसी फोर्स है रिया जो ट्रैवल ही करती है ना। वो अपनी जो सोवरेन टेरिटरी होती है उसके बाहर ही तो काम है उसका। ये बाकी दो जो फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है और आर्मी है, ये अपने जो इनेट नेचर में एक्सपीडिशनरी नहीं है ना। आर्मी का काम है हिंदुस्तान की सीमाओं को गार्ड करना, कभी कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ हेल्प करना, एयरफोर्स को हमारे आसमान की सुरक्षा करनी है, कभी कोई पाकिस्तान अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको लेसन देना, ये सब एयरफोर्स के आर्मी के काम है। एक्सपीडिशनरी अपना पावर प्रोजेक्शन का काम नेवी का काम है ना। जितनी दुनिया में बड़ी ताकतें हुई जिनको बड़ा बनना था, तो जैसे अभी चीन की बड़ा उनको मन है कि वो दुनिया में आगे बढ़ें, तो वो पैसा लगा कहाँ रहे हैं, वो नेवी में लगा रहे हैं। तो इसीलिए जब इस तरह के लॉजिस्टिक्स वाले एग्रीमेंट होते हैं, और नेवी अगेन एक ऐसी फोर्स होती है रिया जो अपने होम से बहुत दूर भी डिप्लॉय होती है, होम पोर्ट से सपोर्ट बहुत। वेसल हर शिप के पास होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया के जो नेवल एसेट्स है, वेस्टर्न फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा हमारा अदन की खाड़ी में और उस तरफ रेड सी के पास डिप्लॉयड रहता है, जहां से आपके ये सारे टैंकर्स तेल लेकर के आ रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और अपने ट्रेड को सिक्योर रखने के लिए वहां पे अपने शिप्स रखता है परमानेंटली डिप्लॉयड। तो उसमें क्या है सीन कि वो ऐसा नहीं है कि वो तेल भरने बार बार मुंबई आते हैं या कारवाड़ जाते हैं। हाँ, वाइजैक तो इधर हो गया, पूरब में हो गया, वो वेस्टर्न सीबोर्ड पे लौटते नहीं है। हमारी ओमान के साथ में वहाँ पे बात है ना। तो बहुत सारा जैसे ये फ्यूल रेशन ये सब ये ओमान से भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारा एक लॉजिस्टिक्स को लेके एक समझौता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज, नेवी को फायदा ज्यादा होता है क्योंकि उनको घर वापस जाना बड़ा खर्चीला है उनके लिए, है ना। तो अगर वो बहुत दूर, जैसे अभी मैं आर्कटिक का एग्जांपल आपको दे रहा था, तो रिलॉस का फायदा ये होगा कि अगर हम आर्कटिक में, मान के चलो कभी हमने कोई आर्कटिक मिशन ऐसा भेजा जिसके अंदर हम अपने शिप्स वगैरह भेज रहे हैं, वहां उसमें कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है, राशन की जरूरत पड़ती है, फ्यूल किसी बड़े मेजर रिपेयर की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आपको हार्बर पे आना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान लाना आप सोचिए कितना खर्चीला काम है इसमें। बाकी रिलॉस होगा तो उसका आर्मी को भी बेनिफिट होगा और एयरफोर्स को भी बेनिफिट होगा, लेकिन उसका विनर नेवी होगा मेरे हिसाब से।
अब नेवी की बात होगी, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में है, S-500 S-400 का तो हो गया, परचम लहरा दिया ऑपरेशन सिंदूर में। जी। हेडलाइंस भी आप देखोगे सब जगह यही है कि S-400 ने पाकिस्तान के सामने, मतलब पाकिस्तान के घुटने टिका दिए हमारे सामने। तो क्या S-500 हमें मिलेगा या नहीं, क्या है इसका जवाब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट हमने भी देखी है, जिसको इंडिया में बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कोट किया है। तो उसमें ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है? ब्लूमबर्ग ने ये लिखा है कि अभी जब पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं तो S-500 पे भी बात होगी, जो मुझे बहुत हैरान नहीं करती। ऑब्वियसली उन्होंने S-400 बनाया, हिंदुस्तान ने S-400 खरीदा, हम उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। उनके पास अब उस चीज़ का एक एडवांस वर्जन है ना, वो, और उन्होंने बनाया तो वो बेचना चाहते होंगे। और इंडिया का भी जब हमारे S-400 के साथ एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, तो ये भी एक चीज़ है कि इन फ्यूचर हम भी शायद लेने के बारे में सोचें। तो इसमें ना ये बहुत बड़ी न्यूज़ या जैसे बहुत हैरान करने वाली या बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी S-500 को लेके हो सकता है वो कुछ बोलें और हम भी कुछ बोल दें, लेकिन अभी S-500 की तरफ हिंदुस्तान तुरंत कदम नहीं उठाएगा। और उसके बहुत सारे कारण है रिया, बहुत सारे, है ना। इसीलिए मतलब जो एक्साइटमेंट मीडिया में है कि S-500 ले लेंगे, है ना, और किसी ने तो Su-57 भी बोल दिया। हाँ, उस पे तो बातचीत होगी। हाँ, तो उस क्यों नहीं होगी? अगर पुतिन आ रहे हैं और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे तो वो तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो ऑयल के बारे में बात करेंगे, ऑयल परचेजेस का क्या करना है, वो पेमेंट्स जो इंडिया से रूस को होती हैं उसको लेकर के बात करेंगे, वो एक दिक्कत है। और वो डिफेंस कोऑपरेशन पे भी वो करेंगे ही करेंगे बात, क्यों नहीं करेंगे। और उस पे हो सकता है इस जेट का भी जिक्र आ जाए, S-500 का भी। मैं बोल रहा हूँ रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अभी S-500 तक के ना हम लेने की स्थिति में पहुंचे हैं और ना वो बेचने की स्थिति में पहुंचे हैं। और उसको आप पूछेंगे तो मैं कारण दे सकता हूँ। एक्सपेरिमेंटली भी वो वैलिडेटेड नहीं है अभी, मतलब जितना वो पॉइंट आउट करते हैं कि इतनी रेंज है या उतना, मैंने अभी जितना पढ़ा है कि वो उतना दावा जितना करते हैं उतना है नहीं वो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड ऐसा, लेकिन रिया S-400 को लेकर भी वेस्ट में बोलते थे बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। S-400 को लेकर भी वेस्ट में ऐसी बातें बनाते थे कि हुआ क्या। शुरू से शुरू करते हैं, जब S-300 एक बहुत ही कॉमन सिस्टम है ना, जिसका HQ-9 जो चीन ने बनाया है वो उनके S-300 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। चीन यूज़ करता है, पाकिस्तान यूज़ करता है, और हमारे पास भी हैं कुछ उसकी बैटरीज रखा हुआ, और वर्ल्ड ओवर वो बहुत बिका है। उसका एक उन्नत संस्करण रूस ने बनाया S-400, है ना, और उसमें उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें की। तो जैसे वो रडार्स नए लेके आए, है ना, रेंज उन्होंने बहुत 400 किलोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इवन फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट Mach 1 Mach 2 उनके लिए भी 400 किलोमीटर बड़ा है। और वैसे उस रेंज पे टारगेट करना, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर टारगेट करना, और उस एक्यूरेसी के साथ में करना जैसा रूस ने क्लेम किया पहले। तो वेस्ट पे दो तरह के रिएक्शंस है। एक, उन्होंने कहा कि यार अगर ये सारी चीज़ें S-400 डिलीवर कर सकता है तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। कैसे? यूएस में जो एयर डिफेंस है, यूएस में उन्होंने क्या किया, अलग अलग लेवल्स पे रखा हुआ है ना। जैसे उनकी कैपिटल को उन्होंने नेसैम से प्रोटेक्ट किया हुआ है, थर्ड भी है उनके पास, थर्ड लॉन्ग रेंज के लिए उन्होंने रखा है ना। बाकी के देश भी ऐसे ही करते हैं, इंडिया भी ऐसे ही करता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, और उन्होंने हर सिस्टम में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया। नेसैम को वो वॉशिंगटन को प्रोटेक्ट करते हैं, नेसैम से एक तरह का मिसाइल डिफेंस। कच्ची भाषा में बोल दो, वॉशिंगटन का आयरन डोम है वो, है ना। फिर लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए उनके पास में थार्ड है। तो थार्ड से वो लोग क्या करते हैं, थार्ड से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करते हैं, जो बिल्कुल इस ऐसी ट्रेजेक्टरी में जो मिसाइल्स नीचे आती हैं। और फिर उनके पास पेट्रियट सिस्टम है, जो एक नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम है ना। वो पेट्रियट को एजिस रडार अगर उनके पास लगा होगा तो वो सी से भी फायर करते हैं, लैंड से फायर करते हैं। ऐसी दुनिया में बाकी देश भी करते हैं। जो S-400 है, S-400 के अंदर जिस तरह की कैपेबिलिटीज रूस ने एडवर्टाइज की, वो इन तीनों के रोल्स को मतलब अदा करने वाली चीजें थी। उसमें था कि 40 किलोमीटर की रेंज पे भी एंगेज कर सकता है S-400, जबकि वो टेक्निकली वो एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। उतने क्लोज टारगेट्स को एंगेज करने के लिए S-400 को ना बनाया गया है ना, मतलब उससे एक्सपेक्टेड नहीं है वो बिहेवियर या वो कैपेबिलिटी, लेकिन उन्होंने उन टारगेट्स को भी हिट करके बताया है। उन्होंने एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज पे भी टारगेट्स को हिट करके बताया, और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में। इसीलिए जो वेस्ट में था कि अगर F-35
या जो मॉडर्न जेट्स जो 4.5 जनरेशन कोई बोल देता है, या जो 5th जनरेशन जेट्स है, उनको अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा है तो वो S-400 ही माना गया हमेशा से। S-400 ही वो सिस्टम था जिसको खरीदने को लेके तुर्की को बाहर कर दिया गया था F-35 प्रोग्राम से। तुर्की आप जानते हैं नेटो वाला है, तुर्की सॉरी, उनको वो S-400 ले रहे थे तो उनको बाहर कर दिया था। फिर वो बड़ी कंट्रोवर्सी है, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 हम छोड़ देंगे। तो इसको लेकर S-400 को लेकर वेस्ट बड़ा नर्वस भी रहा, जिस तरह से उसके कैपेबिलिटीज़ को एडवर्टाइज किया गया था। फिर सिंदूर में जब उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें वैलिडेट भी हो गई, है ना। जैसे एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था अगस्त में, उन्होंने कहा था कि हमने 5 फाइटर जेट्स, मिनिमम 5 वो कह रहे हैं, और एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो AWACS एयरक्राफ्ट था उसको हमने हिट किया। और उन्होंने S-400 को गेम चेंजर भी कहा। और ये भी हिंट किया कि S-400 के चलते पाकिस्तान एयरफोर्स फिर बहुत दूर रही, है ना। सिंदूर में आप याद कीजिए कि फर्स्ट डे हमारे को कुछ लॉसेस हुए, आज ये बात पब्लिक में है ना। हमारे कुछ जेट्स हमने लूज़ किए। उसके बाद फिर इंडिया ने जब सीड डीड मिशंस किए, उनके एयरबेसेस को हिट किया, तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान का हर एयरबेस हिट हो गया था या पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट हिट हो गए थे। उनके पास में एयरक्राफ्ट भी थे, उनके पास में एयरबेसेस भी थे जहां से वो चाहते फ्लाई कर सकते थे। लेकिन एक बड़ी वजह थी S-400, जिसकी वजह से वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका था कि इंडिया ने एक बार उनको हिट करके बता दिया था कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे आपका स्वागत बिल्कुल स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत टाइप्स। क्योंकि एयरफोर्स ने कुछ उनको उदाहरण दे दिए थे, एक AWACS डाउन हो गया है, फिर कुछ उनके कुछ एयरबेसेस को हिट कर दिया गया था। तो उनको एक क्लियर मैसेज था कि अगर आप दोबारा ट्राई करते हो, आप अगर लेसन नहीं लेते हो, तो हम अपना हथियार जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे महंगा हथियार है बाय द वे इंडिया के पास अभी एयर डिफेंस में, इंडिया ने वो विल शो कर दी थी कि हम इसको भी चलाएंगे आपके खिलाफ। तो अब आप सोचिए कि आपको यहां पे आना नहीं आना। तो ये तो S-400 की कैपेबिलिटीज का वैलिडेट होना है, एयरफोर्स का जो अच्छा खुद एयर चीफ मार्शल अपनी जबान से कह रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूं S-400 के। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने 5 रेजिमेंट्स उधर, हम मिसाइल रेजिमेंट्स बोलते हैं हिंदुस्तान में, रूस में मिसाइल वो लोग बैटरी बोलते हैं। हमारे यहाँ रेजिमेंट के अंदर बैटरी होती है, वहाँ बैटरी ही रेजिमेंट के संदर्भ में होती है, और वहाँ उनके बैटरी के अंदर फिर 2 बटालियन होती है। ये मतलब उनका बात करने का तरीका है। अभी इंडिया में क्या हुआ, हमने कहा 5 रेजिमेंट्स, रूस के लिए 5 बैटरीज हुई, उसमें से सिर्फ 3 आ पाई हैं अभी। और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि यूक्रेन वॉर में रूस खुद S-400 मतलब यूज़ करना चाहता है। उनको लॉन्चर्स की कमी है, उनको रडार्स की कमी है, उनको मिसाइल्स की कमी है, क्योंकि वो खुद यूज़ कर रहे हैं। फिर उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है कुछ, उसमें से कुछ वो यूरोप से सोर्स करते हैं, कुछ वो लोग घुमा फिरा के US से लेके आते हैं। तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन है वहाँ पे, और उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड है, इस वजह से वो नए दे नहीं पा रहे। अच्छा, कल को अगर रूस बना दे कि नहीं इंडिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, और हम कैसे भी कबाड़ के इधर से उधर से सामान लेके आएंगे और असेंबल कर देंगे, हमारी फैक्ट्री में S-400 की एक और रेजिमेंट बना देते हैं या बैटरी बना देते हैं। इंडिया के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उनको पे नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, फॉर डिफेंस तो बहुत पैसा है, और ये कमिटमेंट बहुत पहले हो गया था एयरफोर्स को, तो हमने एयरफोर्स के बजट के लिए वो पैसा रखा भी हुआ। दिक्कत ये हो रही है कि हम उनको डॉलर्स में नहीं पे कर पा रहे। इंडिया के पास बहुत डॉलर्स है बाय द वे, आज अच्छी स्थिति में, हम उनको पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर ट्रेड पे, रूस के साथ डॉलर ट्रेड पे US ने सैंक्शन लगा दिया। दूसरा तरीका क्या है कि अच्छा वो डॉलर नहीं ले रहा या नहीं हम दे सकते, तो हम क्या अपनी करेंसी में उनको दे दें। रूस ने इससे पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि कुछ एक पेमेंट्स, वो जैसे हमने ईरान के साथ भी ट्राई किया था कि कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट आप रुपी में दे दो। अब उसके चलते अभी हमने पिछले दिनों तेल में इतना उनके साथ बिजनेस किया, उनसे बहुत तेल खरीदा। हुआ क्या, वहाँ के मतलब जो रशियन अकाउंट्स हमने खोले थे जिनमें हम रुपया डिपॉजिट करना, उसमें इतना रुपया हो गया है ना, मतलब कि उनको इंडिया में वो खर्च करने की कोई जगह नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट में रुपी को उस तरह से आप खर्च कर नहीं सकते, है ना, आपको फिर कन्वर्ट करके इधर उधर घुमाना पड़ेगा उसको। तो ये वाली चीज़ जो बहुत बड़े पेमेंट्स होते हैं, जैसे S-400 का जो पेमेंट है वो $5 बिलियन के ऊपर है, बिलियन डॉलर्स, है ना। अब इसको अगर आप रुपी में कन्वर्ट करके उनको देने जाओगे, वो बहुत सारे रुपए हो जाते हैं, और उतना रुपया या तो रूस इंडिया से ऐसा कुछ खरीद रहा होता,
एक्सचेंज में या फिर है ना, तो वो उस पैसे को यहीं लगा देते। ऐसा है नहीं उनके साथ में, तो इसलिए फिर वो पेमेंट्स की दिक्कत आई कि पेमेंट्स कैसे होंगे। तो वो तो ये है कि इंडिया के साथ में रशिया के पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, बहुत बढ़िया म्यूचुअल ट्रस्ट है। इंडिया रशिया को ट्रस्ट करता है, रशिया इंडिया को ट्रस्ट करता है, इसलिए वो एक मुद्दा नहीं बना कभी। लेकिन वो एक प्रॉब्लम तो है ही कि आप प्रोडक्ट वहाँ से लोगे तो पे, तो वन इज सप्लाई चेन डिसरप्शन जो उनको यूक्रेन वॉर की वजह से आया है। दूसरा कि आप पे कैसे करोगे, इस वजह से अभी S-400 को लेकर ही जो हम सोच रहे थे कि हमको 5 चाहिए, उसमें से 3 ही बैटरी, उनकी बैटरी हमारी रेजिमेंट आ पाई है। तो पहले तो हमको रिया यही 2 और लेनी है, पहली चीज़। दूसरा, सिंदूर का जो एक्सपीरियंस रहा है एयरफोर्स का, उसमें एयरफोर्स के जो वेलविशर्स हैं, कुछ एयरफोर्स के अंदर से भी इस तरह के हिंट्स किए गए हैं कि वो शायद S-400 के का कोई फॉलो ऑन ऑर्डर देंगे। फॉलो ऑन ऑर्डर का मतलब ये है कि 5 के बाद हो सकता है एक 6th रेजिमेंट ली जाए या एक 7th रेजिमेंट ली जाए, तो अभी पहले उसको फिक्स होना है। S-500 जो है आप कह रहे थे वैलिडेट नहीं हुआ, इस बात में सत्य हो सकता है क्योंकि ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हमने, जैसे मैंने भी नहीं सुना अभी हाँ, तक के कि कहीं हुई। S-500 का कोई किल इस तरह से हुआ हो। S-500 की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, वो S-400 के भी आगे। S-400 का 400 किलोमीटर की रेंज है ट्रैक करने की, सॉरी S-400 ट्रैक स्टिल 600 किलोमीटर बट इंगेज कर सकता है 400 किलोमीटर से। ये तो 600 से ये भी और ये 600 किलोमीटर के भी पार जाकर के ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है एट 600 किलोमीटर्स। फिर S-500 का है कि, सॉरी S-400 का है कि आप 30 या 40 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक के आप एंगेज कर सकते हो टारगेट को, बहुत ज़्यादा। आपका जो नॉर्मल जो अपन फ्लाइट में बैठते हैं रिया, वो 10 किलोमीटर की हाइट पे चलती है, 10 और 11 किलोमीटर, 11 से कम 10 से ऊपर। तो आप सोचिए उससे 3 गुना हाइट पे भी जाकर के एंगेज कर सकता है, 3-3.5 गुना। S-500 का है कि वो 100 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट कॉमन लाइन के पास जहां से स्पेस से शुरू होता है, वही। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं या वहां से जाने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको भी हिट कर सकता है। तो पहली चीज ये है कि एक तो वैलिडेशन वाली बात, और दूसरी चीज कि क्या इंडिया के ये थ्रेट्स हैं, हाँ भाई, जरूरत भी है या नहीं। है ना, कि क्या इस थिएटर में, साउथ ईस्ट एशिया में अभी जहां पे हम हैं, सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है जो इंडिया के पास में है, हम और खरीदने वाले हैं। S-500 इससे बेहतर हो सकता है, वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमको ज़रूरत है? क्या लो अर्थ ऑर्बिट से कोई इंडिया को थ्रेट अभी है, आने वाला है या कुछ दिनों में आने वाला है? अच्छा, अगर हम लेते हैं तो हम उसके लिए पे कैसे करेंगे? हमारा जो मिसाइल डिफेंस मैट्रिक्स है हम उसको कहाँ रखेंगे? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय हमको देना चाहिए। अगर भविष्य में एयरफोर्स इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि हमको कुछ रेजिमेंट्स S-500 की भी चाहिए, तो शायद सरकार सोचे। S-500 के बारे में कम सोचने का एक कारण या अभी न सोचने का एक कारण ये भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आप याद कीजिए कि S-400 भी जब इंडिया लेना चाह रहा था, हमने बहुत पहले, S-400 आ गया था 2007 से ऑपरेशनली डिप्लॉयड है, तो जब हमने लिया तब 15 साल हो गए थे। तो 15 साल में पता लगता है कि ये सिस्टम काम का है नहीं है, कैसा है। तो बस अब बहुत सारे लोग लेते नहीं थे क्योंकि एक महंगा भी है और हाँ। लोग अमेरिका को लोग नाराज नहीं करना चाहते। तो ये इन 2 वजहों से उसका एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ। हमने फिर भी लिया कि हम लेंगे, हमको पट रहा था क्योंकि हमको उस एक ही के अंदर हमको एयर डिफेंस मिल रहा था, हमको मिसाइल डिफेंस भी मिल रहा था। तो हमारा ये था कि हमको एक सिस्टम के अंदर 2 मिल रहे हैं, इसलिए हम ले लेंगे। यूएस ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। हमने 2018 में हमारी डील लॉक हुई है S-400 को लेके। 2017 में यूएस एक काटसा करके एक वो कानून लेके आए कि जो भी यूएस के दुश्मनों के साथ जो डील करेगा, हाँ। है ना, उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे, है ना, और उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब फिर उसमें बड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ कि हमारी बात रशिया से लॉक हो चुकी थी, लेकिन तो आप टाइमलाइन के हिसाब से देखोगे तो 2017 में यूएस का कानून आता है और 2018 में इंडिया का कानून आता है। इंडिया डील करता है फाइनली, और बाद में फिर ये बाइडन जब आए तो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने इंडिया में आके बोला कि आप क्यों ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे हमको बुरा लग जाए वगैरह वगैरह। वो हिंट कर रहे थे मत लो, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत ज़रूरी सिस्टम था और हमने उनको फिर ये कन्विंस किया कि ये बात सही है कि 17 में आपका लॉ बना, 18 में हमने वो साइन किया वहाँ पे। लेकिन हम रूस से बहुत पहले से बात कर रहे थे
और मित्र तो है ही हमारा। दोस्त है, लेकिन हमने यूएस को ये समझाने की कोशिश की कि 2017 में जब आप काटसा लेके आते हो तब तक कि हम बहुत ग्राउंड वर्क कर चुके थे। हमारी उनसे बात हो गई थी कितने रेजिमेंट्स चाहिए, पैसे को लेके बात हो गई थी। अब वो साइन कुछ महीने बाद हुआ है तो आप उसके लिए मतलब ऐसा मत कीजिए। हम आपके साथ भी तो लेमुआ, कॉमकासा, कासा, ये सब हम आपके साथ भी न्यूक्लियर डील हमने की है, हमने आपके साथ भी फाउंडेशनल पैक्ट्स किए। यू आर ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आप इस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि वो बात मैच्योर होगी, हम आगे आपके कंसर्न्स का ध्यान रखेंगे। अब क्या ये काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, ये एक्सक्यूज हम दोबारा यूएस को नहीं दे। ये कब होगा, S-500 के लिए जगह कब बनेगी, जब हमारे या तो यूएस के साथ बहुत अच्छे संबंध बने कि वो, क्योंकि हुआ इस आर्ग्यूमेंट पे काटसा से हमको रिलैक्सेशन मिल गया था जब हमने फाइनली, जब इंडिया ने कहा कि नहीं यार लेंगे, आप तुर्की को आपने चाहे F-35 से बाहर किया हो, हम लेंगे S-400। तो यूएस को भी लगा कि यार ये नहीं मानने वाले, इनको जाने दो। और तब उनको चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमको एग्जेम्पशन दिया काटसा से। क्या अभी वैसी स्थिति है? सोचना चाहिए। क्या दोबारा रिलैक्सेशन मिल सकता है? मिल सकता है। यदि, तो किस लिए मिलेगा? जिनपिंग से ट्रम्प डायरेक्टली डील कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक ट्रेड डील वहां पे की हुई है। हमारी अभी ट्रेड डील यूएस से हुई नहीं है ना। हम चाह रहे हैं कि अभी गुडी गुडी माहौल में हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि S-500, हो सकता है दो लीडर्स बात करें, पुतिन के पास कुछ कहने को होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास कहने को कुछ होगा, और वो दो लीडर्स हो सकता है डिस्कस करें, या जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, डॉक्टर जयशंकर आएंगे, वहां से लावरो अगर आते हैं तो ये लोग बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिकली कुछ कहा जाएगा कि नहीं वी आर गोइंग टू बाय S-500। ये है, मतलब दिस इज माय 2 सेंट्स की एक रिक्वायरमेंट है ना कि है कि नहीं पेमेंट्स, और तीसरा कि इंटरनेशनल प्रेशर जो आएगा स्पेशली यूएस की तरफ से, उस इन 3 चीज़ों के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि S-500 के लिए इंडिया अभी मतलब बहुत एनर्जी लगाएगा। पहले तो आपका S-400 का ऑर्डर पूरा होगा। और स्पेस थ्रेट और लो ऑर्बिट सैटेलाइट, मुझे नहीं लगता कि अभी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए तो वो एज अ थ्रेट माना जाएगा। किसी ने देखो, थ्रेट तो है, वो टेक्नोलॉजी जो ऐसा नहीं है कि वो उस बारे में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने किसी के खिलाफ अभी तक यूज नहीं किया है ना, बट देव बीन ट्रायल्स है ना। रूस ने वो चीज करके दिखाई है, उन्होंने ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को टारगेट किया है, या उसके खिलाफ वो डिफेंस शील्ड्स पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो है। मेरा कहना ये है कि अभी जहां हम हैं है ना, अपने बजट के हिसाब से थ्रेट, चीन एक ऐसा देश है जो इस तरह के इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा है ना, लेकिन अभी हम उसको मैच करने के लिए उसके पीछे दौड़ें है ना, वो स्थिति नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप जैसे बता रहे थे कि यूएस ने अड़ंगे अड़ाए हैं बीच में ही हर चीज़ में, इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब क्योंकि प्रेशर बहुत है यूएस की ओर से, तो क्या इंडिया एक इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल पाथ बनाने की कोशिश कर रहा है जो बियॉन्ड द वेस्ट होगा? बिल्कुल, देखो वो तो एक आइडियल सिचुएशन तो वही है कि एक इंडिपेंडेंट वो हो। जैसे क्या कहना चाहिए, अब लोग बोलेंगे कि यार ये डिफीटिस्ट आदमी है। होता क्या है ना, इंडिपेंडेंट पाथ चार्ट करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आइडियली इंडिया को यही करना चाहिए, बट वी आर येट टू गेट देयर है ना। अभी हमको उतना खुद मुख्तार होने में वक्त है, जहाँ पे जैसे पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंड करते थे वेस्ट पे है ना। टेक्नोलॉजी तो पूरी वहीं से आती थी, या जो रूस हमको बख्श देता था कि ले 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 वो 2 दिन से भूखा ये ले, एक टाइम था हमारा। आज हमको ये फ़ोन्स के लिए, टेलीविजन्स के लिए, कंप्यूटर्स के, इन सब के लिए हम निर्भर नहीं है या कम हो गए। बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर लेते हैं है ना, तो वो एक रिलायंस आ गई वहाँ पे। अब जो जियो पॉलिटिक्स का जो आप पूछ रहे हो, वहाँ पहुँचने में अभी हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो वो जो इंडिपेंडेंट पाथ तो आप तभी ले पाओगे जब, मतलब जैसे चाइना एक एस्पिरेशनल कंट्री है, तो उन्होंने 10% की ऑलमोस्ट ग्रोथ उन्होंने दी है, मतलब 8 या 10 साल, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। तो वैसा आपको देना पड़ेगा, मतलब आपके सर में जो दिमाग है उसका काम करना बड़ा ज़रूरी है। उस दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है ना, जेब में पैसा होना चाहिए। इट्स लाइक अ मैरिज है ना, तो वो आप चुन पाओगे अपना पार्टनर है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि इंटरकास्ट करने के लिए आपको बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तब आप अपने पसंद की लड़की से शादी कर पाओगे। तो इट्स लाइक दैट। या तो Su-57 पर होगा कुछ या नहीं? Su-57 S-500 से भी इजी है उसका जवाब। आंसर इज बिग बिग नो। व्हाई? जो S-500 के साथ प्रॉब्लम है Su-57 के साथ आएगी है ना। सब सप्लाई चेन वाली प्रॉब्लम, यूक्रेन वाली प्रॉब्लम और पेमेंट्स वाली प्रॉब्लम
है ना, काटसा वाली प्रॉब्लम, ये सब आएगा। इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि Su-57 अभी रूस ने ही इन नंबर्स इंडक्ट नहीं किए हैं, है ना, अपने यहाँ ही नहीं कर रहा है वो, तो फिर तो कर नहीं पाए। उसके बहुत कारण हैं, उनको भी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, फिर वो अभी भी ना रिया वो एक्सपेरिमेंट वाले जोन फेज से में ही पूरे है। पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऑपरेशनली इंडक्ट किया है, डिप्लॉय किया है उन्होंने, जहां मुझे याद है कि सीरिया में उन्होंने यूज किया उसको, यूक्रेन के कुछ मिशंस पे रूस कहता है कि हमने भेजा था, तो वो यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बात ना पक्की नहीं हुई है। और ड्रेन भी हो चुकी है थोड़ी कंट्री वॉर की वजह से। सारी चीजें नहीं, कल को कस्टमर जैसे अगर वो बनाएंगे, अगर इंडिया खरीदता है तो हम पे करेंगे ना उसके डेवलपमेंट के लिए, आईएससीज के लिए, वो पैसा आ जाएगा उनके पास में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो रशियन एयरफोर्स ही बहुत खुश हो, ऐसा कहने का कारण मिला नहीं है अभी। तो मतलब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बहुत स्टेल्थी वो नहीं है, जो उसका रियर प्रोफाइल है, पीछे से इंजन्स एक्सपोज्ड हैं, तो जो स्टेल्थ है उसकी पूरी, मतलब इन द क्लासिकल सेंस ऑफ द वर्ड नहीं है। मतलब स्टेल्थ का मतलब ये तो नहीं होगा कि रडार पे दिखेगा ही नहीं, पर ये एयरक्राफ्ट भी बड़ा है, पीछे से बड़ा रडार सिग्नेचर है इसका, अगर पीछे से आप निकालोगे तो इस तरह की बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। तो अभी मुझको लगता है Su-57 को थोड़ा टाइम चाहिए रूस में ही, है ना, वो एक बार खुश हो लें, है ना, वो मतलब 100 Su-57 बना के इंडक्ट कर लें, तब हम भी सोच लेंगे उस बारे में। क्या ट्रम्प बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस दौरे के बाद? मुझको लगता है कि खैर ये तो फौजी के परव्यू से बाहर वाली बात है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ ट्रम्प नहीं, यूरोप में भी लोग बिल्कुल ऐसा लाइव ब्लॉग देखेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या कि डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन में क्या बात होती है। वो लोग अपने हिसाब का कुछ सुनना चाहेंगे। जैसे पिछले दिनों हम बहुत तेल ले रहे थे, तो फिर यूएस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एडिशनल 25% टैरिफ लगा देंगे, तो फिर हम देख रहे हैं कि रिलायंस ने खरीदना कम किया है, बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे फेज आउट कर दिया। तो कुछ तो उनको मतलब वो सीरियसली लेते हैं इंडिया और रशिया, क्योंकि एक यूएस में थ्योरी है, स्पेशली यूरोप में भी है, कि हम हेल्प कर रहे हैं रूस को, और ऐसे टाइम पे जब सब रूस को गलत बोल रहे हैं, इंडिया ने रूस की आलोचना नहीं की। इंडिया कहता है कि वॉर नहीं होना चाहिए न्यूट्रल स्टैंड यूक्रेन में, बट हम रूस को भी गलत नहीं, क्योंकि क्यों बोलेंगे भाई, हमारा वो बढ़िया दोस्त रहा है वो, तो उस तरह का है। वो लोग हमारे मुंह से रूस के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप ये S-400 क्यों लेते हो, हमसे थार्ड लेके थार्ड जाओ, ले लो। है ना, पेट्रियट लेके जाओ, हम नेसैम भी बेच देंगे, जो नहीं दिया उन्होंने। नेसैम और थार्ड, इनकी अच्छी खूबियों को मिला के इजराइल को उन्होंने आयरन डोम बना के दिया, वो तो दे दिया। है ना। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं, है ना, क्यों Su-57 लेना है, हम F-35 लो, इस तरह की वो उनका है कि हम सबसे बड़े दुकानदार हम हैं, सबसे बड़े दोस्त हम हैं, और आपको मतलब रूस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ मतलब ये उनका हिंट रहता है हर चीज़ों में। दोस्ती के पर्सपेक्टिव से ही देखें, 1971 वॉर हो, बिल्कुल है। आमका प्रोग्राम को बैक करना हो, ब्रह्मोस हो, बहुत सारी डील्स हमारी रशिया के साथ हुई है। क्या ये रिलेशन, मतलब इस रिलेशनशिप का आर्किटेक्ट कौन रहा है? इंदिरा गांधी के एरा में या नेहरू के एरा में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था? इसका तो फिर अगेन ये फौजी के परव्यू से थोड़ा है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगा। जितना मुझे पता है उतना ही, लोग करेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आईआर का वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ जैसे बाकी चीज़ों का। तो हुआ ये कि शुरू में तो नेहरू का था कि मतलब वी डोंट वांट टू बी अलाइंड, है ना, तो वेस्ट नहीं तो ये नहीं तो इधर नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सदात वदात के साथ मिलकर इन्होंने चलाया। लेकिन फिर इनको टाइम से समझ में आया कि इस तरह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, है ना, दुनिया में फेवरेट्स हैं। तो एक पोस्ट कॉलोनियल जो विचार था उसमें था कि हम इंपीरियल पावर्स या वेस्टर्न पावर्स के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुद ही गुलामी से हम भी निकले थे। तो हमको फिर वैसे आइडियाज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे कि मतलब जहाँ पे बराबरी की बात हो रही है, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है ना, मजदूर के किसान की बात हो रही है, तो वो एक नेचुरल जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई इन दो लोगों की ये जोड़ी जम रही है, जिसको कहते हैं, तो एक कारण। दूसरा, यूएस ने अपने फेवरेट्स पहले पिक किए, है ना, उनको जैसे पाकिस्तान को उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते एड करना चालू किया या अपना एक क्लाइंट स्टेट बनाया, क्योंकि यूएस को एक फुट होल्ड चाहिए था यहाँ पे। फिर उन्होंने चीन के साथ अपने संबंध सुधारे, इनसे हमारे संबंध कैसे हैं ये दुनिया में। फिर इंडिया के लिए फिर वो चीज़ ऑब्वियस होने लगी कि अगर भाई पाकिस्तान
को कहीं से एड मिल रही है, चीन के साथ कोई अपने संबंध सुधार रहा है ना, तो फिर हमको कहीं और देखना पड़ेगा। इसलिए इसी के नतीजे में वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप आती है ना, कि अब भाई हम तो नॉन अलाइन रहना चाहते हैं, लेकिन अगर टीमें बन रही हैं, है ना, और पाकिस्तान बहुत ही अग्रेसिवली उस टाइम पे वो करता था, है ना। ये सेंटो वेंटो उन लोगों ने बनाए थे। सेंटो में यूएस नहीं था बाय द वे, ब्रिटेन था, लेकिन फिर वो एक तरह का मतलब इधर इस एरिया का नेटो टाइप की चीज हो रही थी वो। तो इंडिया को एक प्रेशर फील होता था कि हम कॉर्नर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर हम भी किसी से दोस्ती करें। और रूस ने उस जमाने में, सोवियत संघ ने बड़ा इंटरेस्ट लिया इंडिया में, है ना, हेवी इंडस्ट्रीज लगाने में उन्होंने हेल्प की। मैं पढ़ रही थी स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्लांट्स हो गए, है ना, स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने हमारे मतलब जो पहले एस्ट्रोनॉट थे इंडिया के, है ना, वो कॉस्मोनॉट बन करके वहाँ पे गए। उनका नाम था विंग कमांडर राकेश शर्मा, तो एयरफोर्स से ही थे वो। तो उन्होंने फिर उनको बोले, आर्यभट्ट को उन्होंने लॉन्च करके दिया रूस ने। हमारे स्पेस प्रोग्राम में हमने रॉकेट्स तो हमने फिगर आउट किए, है ना, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें रूस की हेल्प रही। तो उसमें तो डॉक्टर कलाम इधर से थे और वहाँ से मतलब रशियन कोऑपरेशन हमको मिलता था। उन्होंने बहुत हेल्प की है स्पेस प्रोग्राम में। और फिर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, मतलब जिसको मौसेरे भाई रहे हैं ये, तो सेम सेट ऑफ साइंटिस्ट आपको दोनों तरफ मिलेंगे। और ये एक थॉट भी था कि भाई अगर एक गरीब मुल्क है ना, हमको एक टाइम पे अकाल पड़ता था इंडिया में, अब वहाँ कहोगे मेरे को मिसाइल बनाना है, तो लोग बोलेंगे यार पहले पेट तो भरो। तो इसीलिए फिर मतलब ये था कि नहीं, वी आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। फिर स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने हेल्प की। जब हमको GSLV के लिए इंजन नहीं मिल रहा था, क्रायोजेनिक इंजन, तो उन्होंने दे जस्ट गेव अस द इंजन, है ना, कि आप लो चलाओ 2-3 बार। बंद भी कर दिया, लेकिन उससे हमको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि एक क्रायोजेनिक इंजन के बाद में फिर हमने खुद का बना लिया। फिर उन्होंने जैसे मिक्स सीरीज़ के एयरक्राफ्ट, है ना, सुखोई सीरीज़ के पुराने एयरक्राफ्ट उन्होंने हमको दिए, हमने ख़रीदे वहाँ से, है ना। टैंक्स हमने, आर्मी के पास में बहुत इक्विपमेंट है सोवियत, जैसे ये T-90 वगैरह तो चलो ये रूस वाले पीरियड में, लेकिन उससे पहले के जितने हैं वो सब सोवियत पीरियड में आए थे। तो ऐसे मतलब बहुत है ज़्यादा। एक ज़माना था कि 70% ऑफ आवर हार्डवेयर वाज रशियन और सोवियत ओरिजिन। तो ये, और हमने रूस का साथ दिया जब जब ऐसी चीज़ें होती, जैसे अफ़गान इन्वेजन जब हुआ था, जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान हुआ था, तो इंडिया ने रूस का साथ दिया था, जिससे जो अफ़गान लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि इंडिया इज़ आवर नेबर बट आप वहाँ से बोल रहे हो। ये है, रूस ने फिर हमको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया, कश्मीर हो ये वो, तो ये तो बहुत मतलब एक लंबा विषय हो जाएगा। तो लेकिन ये एक पार्टनरशिप है जो जिसको कहते हैं ना, जो एंड्योर और फ्लरिश हो रही है, फ्लरिश होती रही। उसमें बस एक आप ये कह लो कि 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि एक थॉट आया इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, प्लानिंग में, कि रशियन हार्डवेयर बहुत है हमारे पास, है ना, लेकिन और हम इसलिए भी लेते थे क्योंकि वो वेस्ट के तुलना में सस्ता होता था और हम एक ज़माने में गरीब मुल्क थे। तो रशियन हार्डवेयर हम ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज आते थे और मेंटेनेंस इश्यूज आते थे, स्पेयर्स के इश्यूज आ जाते थे, है ना। ये आपका जो एंटोनोव सीरीज़ के हमारे पास में AN-32 है, उधर हो रहा है ये यूक्रेन वॉर के चलते, और बाकी हार्डवेयर में भी हमने ये चीज़ होते हुए देखी है। और फिर कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐसी थी जो सोवियत संघ के पास या रूस के पास नहीं भी रही। तो एक थॉट था कि नहीं, हमको क्यों सब कुछ रूस से खरीदना है ना, ओवर रिलायंस क्यों रूस से करना है। हम कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती है तो हम US से लेंगे, कुछ अच्छा लगता है तो इसराइल से लेंगे, कुछ अच्छा लगता है तो फ्रांस से लेंगे। तो उसको फिर उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब जो स्ट्रेटेजिक, जो इल्यूशन सीरीज़ के एयरक्राफ्ट्स हमने 76, 78 जो एयरफोर्स ने यूज़ किए, नेवी ने यूज़ किए, तो हुआ क्या, आपने एयरक्राफ्ट लिया, एयरक्राफ्ट ख़राब नहीं, लेकिन वो उसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है ना, जल्दी जवाब देते हैं, मेंटेनेंस के बहुत सारी दिक्कत है उसमें। सेम चीज़ MiG-29 के साथ में हुई, मोर सो इन द केस ऑफ MiG-29 केस जो नेवी ने यूज़ किए। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस ने बताया कि नहीं, हमको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमको वेस्ट से लेनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आप देखो जो बड़े एयरक्राफ्ट सब, जैसे C-17 हो गया, C-130 हो गया, हमने दोबारा हमने सुखोई के या इल्यूशन की तरफ नहीं देखा, हमने
ले लिए हमने, लॉकहीड मार्टिन से और बोइंग से ले लिए, यूएस से ले लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल्स। और फाइटर जेट्स हैं तो अब जो रिसेंट इम्पोर्ट है रफाल, हमने फ्रांस से लिया। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि उनका था कि बेस्ट जहाँ से आएगा, क्योंकि इंडिया के पास में अभी भी, मतलब अब तो मैं कई बार मैंने कह दिया कि बहुत पैसा है हमारे पास में, पर फिर नीड भी बहुत है ना, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और इंडियन डिफेंस के प्रोग्राम्स बहुत सारे पेंडिंग है। तो पॉलिसी मेकर्स का ऐसा रहता है कि जो पैसा आ गया है हमारे पास, चाहे वो पिछले साल से ज़्यादा हो, पर इसको भी ना वहाँ खर्चो, मतलब जहाँ सबसे बेस्ट आपको मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमें S400 के लिए हमने इतनी ज़िद की। S400 का फ़ायदा था कि हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर सकता है, ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है, जेट्स को टारगेट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज सब हाँ, और बलिस्टिक्स को टारगेट कर सकता है। वो एक बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बट लेकिन इन थ्योरी है ना, ये है कि S400 से बलिस्टिक्स को भी बलिस्टिक टारगेट्स को भी एंगेज किया गया है। तो इन ये सब देख करके लॉन्ग रेंज पे काम कर रहा है, शॉर्ट रेंज पे काम कर रहा है, तो हमको क्या है, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना हमको पसंद आते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मल्टी रोल चीज़ अगर मिल जाए, क्योंकि फिर हमको सिर्फ मिसाइल नहीं लेनी ना, हमको बाकी चीज़ें भी लेनी है। तो इसलिए फिर ना ऐसे एक, अगेन मैं संदीप का दोबारा नाम ले रहा हूँ, वो कहते थे कि जैसे इंडिया में क्या है, इंडियन डिफेंस का प्रॉब्लम, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वो यूनाइटेड नेशंस की तरह है। जैसे यूएन की जो फोर्स है ना, जो ब्लू हेलमेट्स जिनको बोलते हैं ना, तो जैसे अभी माली में, सोमालिया, कहीं जहाँ अफ्रीका में वो डिप्लॉयड हैं, या इधर इसराइल और लेबनान की बॉर्डर पे यूनिफिल करके एक वहाँ मिशन डिप्लॉयड है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं, इंडियन ट्रूप्स हैं, बांग्लादेशी ट्रूप्स हैं, तो इंडियन ट्रूप्स अपने साथ में अपनी महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है उनके पास, पाकिस्तान वाले पता नहीं कुछ और, निसान टोयोटा जो भी उनके पास होता होगा, बांग्लादेश वाला अपनी गाड़ी लेके गए। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे एक जो यूनिफिल है, मान के चलो उसमें 3 देशों, तो 3 देशों के हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, 3 देशों की 3 अलग अलग राइफल्स हैं, उसमें गोली अलग अलग पड़ती है ना, 3 अलग अलग तरह की बाइक्स, 3 अलग अलग तरह की गाड़ियाँ है ना। तो वो कहते थे कि इंडिया में, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी एक यूनाइटेड नेशन ऑफ, मतलब वो इक्विपमेंट देख के ऐसे ही लगता है कि एक चीज यहाँ से ले, एक चीज यहाँ से ले, एक चीज यहाँ से ले, स्पेयर पार्ट कहीं से ला रहे हैं वहीं। हाँ, ये जैसे कभी हम करेंगे ना इस पे बात, जैसे एक जिसको कहते हैं कि कैलिबर क्यास, कि हम इंडिया में आर्मी की जो राइफल्स ही हैं, है ना, वो हम 30 तरह की यूज़ करते हैं। तो और इन थेरी दिस इज पॉसिबल कि लड़ने भेजा हुआ है और एक अगल बगल वो लोग खड़े हैं, वो एक दूसरे की मैगजीन नहीं लग रही है। तो ये भी एक सच्चाई है। लेकिन खैर अभी के लिए हम रूस और भारत की बात कर रहे थे। इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, दोनों लीडर्स के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को लेके बात होगी, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि S500 या Su-57 को लेके बहुत एक्साइटमेंट नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा जो एक्साइटमेंट हमको मीडिया में, या फिर कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा कुछ साइन नहीं नहीं, होगा। रिलॉस तो कर ही रहे हैं, वो तो उन्होंने पहले ही कर वो दिया, तो कर रहे हैं। और इस तरह की सटल, जैसे रिलॉस के आने से एक चीज इजी हो जाएगी, जैसे हम उनके साथ में वो करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें पूरा अगड़म बगड़म यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है, फिर पूरा रिकॉर्ड रखने की कि ये हुआ वो। हाँ, नहीं, रिकॉर्ड्स तो रखेंगे, लेकिन जैसे इक्विपमेंट आप ले, तो एक बहुत पहले की बात है कि जैसे इंडियन मिशंस जब बाहर जाते थे एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए एक ज़माने में होती थी खाना, क्योंकि इंडिया में जैसे नॉनवेज खाने वाले हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग होते हैं वेजिटेरियन, तो उनको डर रहता है कि यार मिलेगा अच्छा वेजिटेरियन में भी फिर मिलेगा तो फिर क्या, वहाँ यार ब्रेड होती है यार, यहाँ तो बहुत सारा ना खाना भी लेके जाते थे। ये पहले की बात है, अब नहीं होता, या अब बहुत कम होने लगा है वो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वो इजी हो जाएगा इन ये इस रिलॉस से। और यही सारी चीज़ें मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन के विजिट से भी क्लियर हो जाएंगी कि भारत को क्या क्या मिलने वाला है और किस किस बात पर चर्चा होगी। अभी जैसे निखिल ने बताया कि S500 पर नहीं लगता कि उतना कुछ बड़ा कुछ ऐसा सामने देखने को मिलेगा या नहीं। मेरे को लगता है फौजी के एपिसोड में बहुत कुछ हमने दे दिया आपको। आपका इस एपिसोड के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए खबरगांव।